बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टोरी कॉर्नर कहानी घर में आपको खुशामदीद कहा जाता है और आज मैं आपके साथ कचरे से मिली अंगूठी और आशिक जिनजादे की इंतहाई दिलचस्प और खौफनाक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दिलचस्प वाक़यात और कहानियाँ आपको सुनने को मिल सकें। तो चले कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं बैसाखी के सहारे लंगड़ा कर चलता हुआ उस पार्क के बाहर रखी हुई एक कुर्सी के ऊपर आकर बैठ गया। ये कुर्सी पार्क के बाहर लगे एक स्टॉल वालों की थी। उन्होंने मुझे उठने के लिए आवाज़ भी दी, लेकिन मैंने उनसे कुछ देर बैठने की दरख्वास्त की क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और कुछ देर आराम करना चाहता था। यही वजह थी कि मेरी हालत देखते हुए उस स्टॉल के मालिक ने मुझे बैठने की इजाज़त दे दी। मैंने थके थके अंदाज में कुर्सी के साथ टेक लगा ली और अपनी बैसाखी एक तरफ खड़ी कर दी। मैं अभी वहाँ पर बैठा हुआ था और इर्द गिर्द नज़र दुरा रहा था। पार्क में आते जाते लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि यहाँ पर स्टॉल वाले के पास भी अच्छा खासा रश था। मैं इधर उधर करीब ही देख रहा था। वहाँ पर जहाँ मेरी कुर्सी पड़ी थी उसके करीब ही स्टॉल वाले ने कुछ गन फेंका हुआ था और वहाँ पर मक्खियाँ बुनबुना रही थी। मेरी अचानक ही नज़र वहाँ पर पड़ी तो देखा कि कुछ चीज़ चमक रही है। जूस के डब्बे के नीचे एक तरफ को मुझे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मैंने थोड़ा सा आगे झुककर देखा तो जूस के डब्बे को पीछे हटाया तो उसके नीचे से एक खूबसूरत सी अंगूठी निकली। ये एक लाल रंग का पत्थर था और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मैंने वो अंगूठी उठा ली और चोर निगाहों से इर्द गिर्द देखा कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन इस वक्त कोई भी मेरी तरफ मतवज्जा नहीं था। मैंने इस अंगूठी को मुट्ठी में दबोचा और बैसाखियां पकड़कर एक तरफ को चल दिया। स्टॉल वाले ने मुझे जाते देखा तो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं बैसाखी के सहारे चलता चलता पार्क के दूसरे किनारे की तरफ आ गया और वहाँ पर पार्क की दीवार के साथ बैठकर मैंने बंद मुट्ठी में से वो अंगूठी निकाल ली तो उस अंगूठी की चमक ने मेरी आंखों को गहरा कर दिया। इसमें से ऐसी रोशनी निकल रही थी जो मेरी आंखों को बहुत भली लग रही थी। मैंने फटते जज्बात से मगलूब होकर फौरन इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया और फिर इस अंगूठी को उंगली में पहनते ही कुछ देर के बाद मेरा नाम खुदा बख्श है और मैं एक 28 साल का नौजवान मर्द हूँ। मैं एक गाँव का रिहायशी हूँ। मैं कुछ अरसा पहले ही शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं मजदूर हो गया था। उसके बाद मैं इतना मायूस हो गया कि शहर में चला आया। मेरे घर में फाके चल रहे थे और वहाँ पर कमाने वाला मेरे अलावा और कोई भी नहीं था और मेरे लंगड़ेपन की वजह से मुझे कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना कोई छोटा मोटा काम कर सकता हूँ। यही वजह थी कि मैं मायूस होकर शहर की तरफ निकल आया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि मैं तुझे नौकरी पर लगवा दूंगा तो यहाँ पर चला आया, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो उसने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि अभी कोई भी नौकरी नहीं है, जैसे ही कोई नौकरी निकलेगी मैं तुझे बता दूंगा। उसने मुझे अपने पास भी नहीं रखा और ना ही रहने का कहा। मैं अपने दोस्त की तरफ से मायूस हो गया और यूं ही लंगड़ाता हुआ चलता चलता उसके घर के करीब बने हुए एक पार्क में आ गया। यहाँ पर मैं बेबसी की हालत में बैठा हुआ था और पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रहा था। दिमाग में मुख्तलिफ सोचें चल रही थी। इस वक्त अपने घर वालों के भूखे चेहरे मेरी निगाहों के सामने आ रहे थे, जिनकी आंखों में मेरे नाम की उम्मीद थी। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि मैं कुछ ना कुछ करके उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर लूं। लेकिन यहाँ पर शहर में आने के बाद भी सिवाय मायूसी की मुझे और कुछ नहीं मिला था। रह रह कर मुझे अपने दोस्त पर गुस्सा आ रहा था, जिसने मुझे बातों के शीशे में उतारा और यहाँ पर जब मैं चला आया तो उसने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की। पार्क में बैठकर मैं अपनी सोचों में गुम था कि एक औरत ने मेरी तरफ कुछ नोट बढ़ा दिए। मैंने हैरत से उसका चेहरा देखा और बेइख्तियारी की हालत में वो नोट पकड़ लिए। वो 20 रुपए थे। उसने शायद मुझे भिखारी समझा था जो यूं मुझे पैसे थमा गई। मैं उसे आवाज देकर वो पैसे वापस करना चाहता था, लेकिन ना जाने किस कुव्वत ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और फिर मैं जितनी देर वहाँ बैठा रहा कोई ना कोई मुझे 10-20 रुपए पकड़ा देता। मेरे पास काफी पैसे हो गए थे। मैं हैरान होकर इन पैसों को देख रहा था जो मुझे खैरात की मदद में दिए गए थे, जबकि मैं मेहनत करके कमाना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। खैरात देना आसान है जबकि नौकरी देना मुश्किल
मुश्किल है, इसीलिए शायद लोगों ने मेरी इस तरह मदद की। अगर जो मेरे घर वालों के फाका ज़दा चेहरे मेरे सामने ना होते तो शायद मैं कभी ये खैरात भी कबूल ना करता, लेकिन अब सिर्फ उन्हीं की वजह से मैंने ये खैरात कबूल कर ली। उसमें से सबसे पहले अपने लिए कुछ पैसे खर्च किए और अपना पेट भरा। आज 3 दिन के बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया था, वरना इससे पहले तो पानी पीकर ही गुजारा हो रहा था। सोचा कि कल फिर कहीं नौकरी के लिए कोशिश करूंगा, और नौकरी का बंदोबस्त ना हुआ तो ये सोच ही मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन थी। उस दो के आगे मुझसे कुछ सोचा नहीं जा रहा था। ये रात मैंने पार्क में ही सोते हुए गुजार दी और अगले दिन में दोबारा मुख्तलिफ दुकानों पर फिर कर नौकरी ढूंढने लगा। मेरा ख्याल था कि अगर किसी को सेल्समैन चाहिए हो या मदद करने के लिए कोई लड़का चाहिए हो तो मैं वो नौकरी कर लूंगा, चाहे कम पैसों में ही मिले। लेकिन फिर जब किसी दुकान में दाखिल होता तो मेरे कुछ कहने से पहले ही दुकान के काउंटर पर बैठा लड़का 10-20 का नोट निकालकर मेरे हाथ पर रख देता। मैं हैरानी से इन पैसों को थाम लेता और कहता कि मुझे खैरात नहीं चाहिए, मैं एक तो काम की तलाश में निकला हूँ। जबकि उसका आगे से जवाब होता कि अगर ये रखने हैं तो रखो, काम नहीं है। मैं मायूसी की हालत में दुकान के बाहर निकल आता और अगली दुकान की तरफ चल पड़ता। अलगर्ज मैंने इस इलाके का कोई होटल, कोई दुकान नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली, बल्कि जहाँ पर भी जाता बगैर कहे खैरात मिल जाती। मैं हैरान था कि मैं खैरात मांगता भी नहीं और मैं मांगना चाहता भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे भिखारी बनाने पर मजबूर थे। बिना कहे खैरात दे देते, जबकि मैं नौकरी मांग रहा था और नौकरी मिल नहीं रही थी। यूं आज के दिन का ही अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मेरे पास खैरात की मदद में भी अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। मैं अपनी मुट्ठी में बंद इन पैसों को देख रहा था और हैरान था, आखिर यहाँ पर खैरात मांगकर पैसा कमाना कितना आसान है, जबकि नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। मायूसी के आलम में मैंने वो काम शुरू कर दिया जो कभी ना करता। अपने घर वालों की हालत को देखते हुए मैंने खैरात मांगना शुरू कर दी और अब मेरे पास रोज के अच्छे खासे पैसे हो जाते थे। मैं कभी ये काम ना करता, कभी शहर ना जाता अगर जो घर के हालात इस तरह के होते। दरअसल हमारा घराना भी बड़ा खुशहाल और अच्छा होता था। मेरे अब्बा, अम्मा, मैं और मेरी 5 बहनें, हम एक खुशहाल घराने से ताल्लुक रखते थे। अब्बा की अपनी जमीन थे और अच्छी खासी थी। अब्बा इनके ऊपर खेती बाड़ी करते तो हमें साल के साल बहुत अच्छा अनाज मिलता और फसल के बेचने के बाद अच्छे खासे पैसे हाथ में आते। यूं अम्मा को सारा साल खर्चे की टेंशन ही नहीं होती थी। लेकिन फिर अब्बा के सौतेले भाइयों ने अब्बा की जमीन पर कब्जा कर लिया और अब्बा को कत्ल कर दिया। इस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था। हमारे लिए वो दिन क़यामत का दिन था। अम्मा सर पीट पीट कर रो रही थी और अब्बा का खून से भरा हुआ वजूद सामने चारपाई पर लेटे देखकर मैं खुद अपने हवास खो रहा था। मेरी बहनें बार बार बेहोश हो रही थी। अब्बा का गम किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। उन जालिमों ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा और अब्बा को मौत के घाट उतार दिया। ना जाने उन्हें जमीन का इतना लालच क्यों था। हालांकि ये जमीन तो मेरे अब्बा के हिस्से में आई थी और मेरी दादी की तरफ से अब्बा को मिली थी। मेरे दादा की 2 शादियां थी, जिनमें से पहली बीवी में से अब्बा के 4 बहन भाई थे, जबकि दूसरी बीवी में से सिर्फ अब्बा ही थे। यही वजह थी कि दादी ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे यानी अब्बा के नाम कर दी, जबकि अब्बा के सौतेले भाई ये समझते थे कि ये जायदाद उनके बाप की है। हालांकि अब्बा ने उन्हें इस जायदाद की मुंतकली के सारे कागजात दिखा दिए थे, लेकिन उन्हें किसी तौर पर इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। पहले पहल तो वो अपना हक डरा धमका कर मांगते रहे, लेकिन जब अब्बा ने उनकी एक बात नहीं सुनी तो उन्होंने एक रात चुपके से अब्बा को मौत के घाट उतार दिया और उनकी जमीन पर कब्जा करके बैठ गए। अम्मा हम 6 यतीम बच्चों के साथ अकेली और तन्हा रह गई। अब्बा के इंतकाल के बाद ही अम्मा को अंदाजा हो गया था कि घर को चलाना आसान नहीं है। अभी तो अम्मा के पास कुछ पैसे रखे हुए थे जिनके साथ हमारे 2-4 माह अच्छे गुजर सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या करना था, जबकि अब तो जमीन भी नहीं रही थी। ये सोच अम्मा को सुकून से सोने भी नहीं देती थी। और फिर इद्दत पूरी होते ही अम्मा ने काम काज के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए और यूं अम्मा को गांव की एक हवेली में काम मिल गया, जहां पर वो उनके जानवर संभालती, 2 वक्त इन जानवरों का दूध निकालती और उन्हें चारा वगैरह डालती। अलगर्ज जानवरों की कुल जिम्मेदारी अम्मा के सर थी। उसके बदले अम्मा को रोज का कुछ दूध और महीने के बाद एक माकूल उजरत मिल जाती थी। अम्मा बेचारी सुबह सुबह मुंह अंधेरे हवेली चली जाती
और 8 बजे घर आ जाती। अच्छा खासा वक्त लग जाता था और अच्छा खासा मेहनत तलब काम था। अम्मा के चेहरे पर थकन के आसार देखते हुए मैं बहुत परेशान होता। मैं छोटा था लेकिन अम्मा को अपने अंदाज में तसल्ली देता और यही कहता कि अम्मा, मैं जब बड़ा होऊंगा तो काम करूंगा और ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा। तुम देखना, फिर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। अम्मा जब मुझे ऐसी बातें करता देखती तो मेरा माथा चूम लेती और खुश हो जाती। मैं दिल ही दिल में ये मंसूबे बनाता कि बड़ा होकर खूब काम करूंगा और अम्मा के लिए पैसे कमाऊंगा। लेकिन शायद मेरे नसीब में ये नहीं था। मैं जब 12 साल का हुआ तो एक रात मुझे बुखार चढ़ गया। अम्मा ने मौसमी बुखार ही समझा और वो मुझे गांव के डिस्पेंसरी से दवाई लाकर दे दी। 2 दिन दवाई खाने के बावजूद बुखार का असर कम नहीं हुआ, लेकिन एक टांग सूखती जा रही थी और जब तक इस टांग की तरफ ध्यान गया तब तक देर हो चुकी थी। मुझे पोलियो का अटैक हुआ था, जिसकी बदौलत मेरा पाँव चलने से इनकारी हो गया। अम्मा ने इसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन मेरा पाँव दोबारा ठीक नहीं हो सका। अम्मा जब जब मेरे पैर की तरफ देखती तो अपने आप को कोसती। उसका कहना था कि ये सब उसकी गफलत है, जिसके नतीजे में मेरा पैर पोलियो का शिकार हो गया। जबकि मैं खुद भी उस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया है। मैं तो अच्छा भला अपने पैरों पर चलता था, अच्छा भला भागता दौड़ता था। अब मुझे बैसाखी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा था और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। ताहम मैं अपने आप में हिम्मत करता, लेकिन जब खुद को बैसाखी के सहारे खड़ा होता देखता तो मेरी हिम्मत टूट जाती और मेरे साथ साथ मेरी 5 बहनों और माँ की हिम्मत भी खत्म हो गई थी। मेरा इस तरह बीमार होकर बैसाखी पर आ जाना किसी से भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अम्मा ने इसी पर ही कसर ना छोड़ी थी। अम्मा ने मुझे ना जाने कौन कौन से पीरों फकीरों से दम करवाया, ना जाने किस किस तेल की मालिश मेरी टांग और पैर पर की, लेकिन ना तो उसे ठीक होना था और ना ही वो हुआ। ये बैसाखी मुस्तकिल तौर पर मेरा सहारा बन गई और मैं अब इस बैसाखी को अपनाने के लिए तैयार था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब उसकी आदत होती जा रही थी। मैं जो पहले पहल लोगों का सामना करने से घबराता था, अब बाहर निकलकर गांव में चल फिर लेता था। लेकिन मसला वही था कि मैं अब कोई भी भारी काम नहीं कर सकता था। जवानी की सीढ़ी पर आकर खड़ा हो गया था। अम्मा ने जैसे तैसे कर मेरी दोनों बहनों की शादियां कर दी थी और वो अपने घर में खुश थी। लेकिन मेरी तरफ देखकर अम्मा दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही थी। हर दिन उसकी उम्र 1 साल बढ़ जाती थी, लेकिन मैं अम्मा से नजरें चुरा जाता, क्योंकि मैंने अपनी तालीम का सिलसिला साथ साथ जारी रखा था। लेकिन वो मुकम्मल करने के बाद भी मुझे ढंग की कोई नौकरी नहीं मिली थी। मैं अब्बा के सुतीले भाइयों से अपना हक मांगना चाहता था, अपनी ज़मीन का मुतालबा करना चाहता था, लेकिन अम्मा ने मुझे अपनी कसम देकर रोक दिया और सख्ती से मना कर दिया। उनका कहना था कि इस जमीन की वजह से तेरा बाप जिंदा नहीं रहा और अब तू भी वही जिद लगाए बैठा है। मैं नहीं चाहती कि वो जमीन अब मेरा बेटा भी खा ले। तू मेरा वाहिद सहारा है, मेरी उम्मीद है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। अम्मा मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर रोने लग जाती। मैंने गांव में छोटे मोटे काम करने तो शुरू किए, लेकिन मुझसे मेहनत तलब काम नहीं होता था। ना तो मैं खेती बाड़ी कर सकता था और ना ही कोई बाड़ी काम कर सकता था। अम्मा ने मुझे एक छोटी सी दुकान बना दी, जिसे मैंने अपनी बैठक में ही खोला था, लेकिन वहाँ पर भी कोई इतनी कमाई नहीं थी। मैं दिन ब दिन दिल बर्दाश्ता होता जा रहा था और रोज कोशिश करता कि ढंग का कोई काम कर सकूं, लेकिन नहीं हो पाता। ऐसे में मेरे साथ गांव के एक ही दोस्त ने ताउन किया। वो चूंकि अब शहर जाकर बस गया था, उस दोस्त ने मुझे अपने पास शहर दिलवा लिया। उसका कहना था कि वो मेरे लिए वहाँ पर कोई नौकरी का बंदोबस्त कर देगा, लेकिन उसके पास आने पर भी मुझे मायूसी का ही सामना करना पड़ा। ना तो मुझे कोई नौकरी मिली और ना ही उसने मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पार्क में आकर बैठ जाता। पार्क में बैठने से ये हुआ कि लोगों ने मुझे फकीर समझना शुरू कर दिया और थोड़ी थोड़ी खैरात डालना शुरू कर दी। पहले जो मैं मेहनत की कमाई करके 500 भी नहीं कमा सकता था, अब इस खैरात की बदौलत मैं रोज का 2-2 हजार, 5-5 हजार भी कमा लेता। मैं हैरान था कि फकीरी में इतना पैसा है, शायद इसीलिए शहर में इतने फकीर हैं। मैंने गांव में ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। उन्हें तो यही पता है कि मेरी नौकरी लग गई है और मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है। इसीलिए अम्मा बहुत खुश थी। अब चूंकि मुझे गदागरी करते हुए 2 महीने हो गए थे और मैं आजकल अच्छे खासे पैसे बना लेता था,
कि आज अम्मा के आने वाले फ़ोन ने मुझे थोड़ा सा बेचैन कर दिया। अम्मा का कहना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो शहर में आकर बड़े अस्पताल दिखाना चाहती हैं। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि कहीं अम्मा को ये ना पता लग जाए कि मैं नौकरी नहीं करता, बल्कि यहाँ पर मांगता हूँ। अगर अम्मा को ये खबर हो गई तो वो बहुत दिल बर्दाश्त होगी। इसी परेशानी में आकर मैंने इधर पार्क के बाहर लगे हुए स्टॉल के पास बैठ गया। यहाँ पर जब मुझे कुछ कचरे के ढेर पर पड़ी वो अंगूठी नजर आई तो बेसख्ता मैंने उसे उठा लिया। लाल रंग का पत्थर बहुत कीमती मालूम होता था, इसीलिए मैंने उसे मुट्ठी में दबोचा और पार्क की दूसरी तरफ आकर जब मुट्ठी खोली तो उसे अपनी उंगली में पहन लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अंगूठी किसी खास अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि अभी मुझे अंगूठी पहनने कुछ देर ही गुजरी थी कि मेरे पास एक औरत चली आई और कहने लगी, तुम खुदा बख्श हो ना। उसकी बात पर मैंने हैरत से सर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ मैं खुदा बख्श हूँ, लेकिन आप कौन हैं? वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही। उसने बुर्का पहना हुआ था और नकाब से अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन इस नकाब में से उसकी झांकती हुई खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। उस औरत की तरफ देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सारे वजूद का खून चेहरे पर जमा हो गया हो। मैं घबराए हुए अंदाज में उसे देख रहा था। शहर में तो मुझे कोई भी नहीं जानता था, तो फिर ये औरत मुझे कैसे जानती थी? ये बात सोचने वाली थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और मुझे कैसे जानती हैं, तो वो कहने लगी, दरअसल मुझे मालूम हुआ है कि मेरी अंगूठी आपके पास है। मेरी अंगूठी खो गई थी और मैं उसे ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे पता चला कि वो आपके पास है। उस औरत के पूछने पर मैंने हैरानी से उसका चेहरा देखा था, ताहम मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझ पर घबराहट ताड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैंने वो अंगूठी वाला हाथ छुपा लिया और उसे यही कहा कि मेरे पास तो आपकी कोई अंगूठी नहीं है और ना ही मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। मैं तो एक आम फकीर हूँ जो रोज़ ही इस इलाके में मांगता हूँ। मैंने अपने चेहरे पर मजलूमियत ताड़ी कर ली। वो चंद लम्हे खड़े मुझे देखती रही और फिर यही कहते हुए वहाँ से चली गई कि शायद मुझे गलतफहमी हो गई है, मैं मास्टर चाहती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने गहरा सांस पड़ा और उस अंगूठी की तरफ देखने लगा। मेरी तरबियत में ये शामिल नहीं था कि मैं चोरी करूं, लेकिन ना जाने क्यों इस अंगूठी में ऐसी क्या खास बात थी जो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसे पहन लिया और फिर उसके असल मालिक से भी उसे छुपा लिया। लेकिन मेरे लिए एक हैरत की बात और भी थी। आखिर इस औरत को मेरा कैसे पता चला? आखिर उसे ये कैसे मालूम हुआ कि वो अंगूठी मेरे पास है? उसके बाद मुझसे वहाँ रहा नहीं गया और मैं वापस आकर इस कमरे में चला आया जो मैंने किराए पर लिया हुआ था। ये किसी घर की बैठक थी जो छोटी सी थी और उसके साथ ही बाथरूम था। मैं यहाँ पर किराए पर रहता था। मैं अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर बैठ गया और इस अंगूठी को निकाल कर गौर से देखने लगा। उस अंगूठी को देखना मुझे अच्छा लग रहा था। उसके अंदर से निकलने वाली शुआएं जब मेरी आंखों में पड़ती तो मुझे एक अजीब सी तस्कीन मिलती। मैं बहुत खुशी खुशी वो अंगूठी देख रहा था। न जाने क्यों मुझे वो इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस अंगूठी के लिए झूठ बोला और उसे अपने पास रख लिया। उम्मीद करती हूँ कि कहानी का ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह निगहबान।